एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखो, कहानी को थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा जिसमें कि हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडियन इकोनॉमी की पूरे इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हालत थी। ठीक है, फिर हमने इंडिपेंडेंस के बाद की बात पढ़ी, यानी कि हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह के बारे में 1950 से 1991 के बीच कि इंडियन इकोनॉमी ने क्या क्या चीज़ें अपनाई, क्या क्या किया जब उनको इंडिपेंडेंस मिल गई, इकोनॉमिक प्लानिंग की, ये वो किया, हमने सारी चीज़ें पढ़ी। अब थर्ड चैप्टर से हमको अलग अलग सेक्टर के बारे में पढ़ना है। सब्जेक्ट का नाम क्या है, देखो, इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो पूरा का पूरा इंडिया के बारे में पढ़ना होगा। तो अब हम अलग अलग सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हर अलग अलग सेक्टर हमारी इंडिया का क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्या वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे इंडिया के लिए, उस मतलब वो किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स है, कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या हम उसके लिए कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिविजुअली पढ़ेंगे वो हम चैप्टर बाय चैप्टर। इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर के क्या क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी इज और एग्रीकल्चर। तो प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या फीचर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं और भी सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे आगे पढ़नी है। राइट, क्या क्या हमको पढ़ना है अपने को। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बाद उसके फीचर्स क्या हैं, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस, फीचर्स, प्रॉब्लम्स पढ़ लिए। अब एग्रेरियन रिफॉर्म्स पढ़ेंगे हम। एग्रेरियन रिफॉर्म्स मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या चेंजेस आए हैं ओवर द टाइम, साथ ही साथ उन रिफॉर्म्स का क्या क्या अचीवमेंट रहा। तो ये सारी ही चीज़ें अपने को पढ़नी हैं किसमें, इस पूरे चैप्टर में। आपको समझ आ गया क्या क्या पढ़ना है, यानी कि इन शॉर्ट हमें सब कुछ एग्रीकल्चर के बारे में ही पढ़ना है, ये तो समझ आ ही रहा है। तो अब हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ ये वाले जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स, ये 2 टॉपिक्स हम अच्छे से कवर कर लेंगे। और बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, ज़्यादा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, आप खुद से बना के लिख लोगे, इतने ईजी पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी की। एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो, जब बात आती है इम्पॉर्टेंस की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं जहाँ जहाँ पर एग्रीकल्चर हमारी हेल्प करता है, हमारी इंडिया की इकोनॉमी की हेल्प करता है, उसमें थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करता है। तो वो सारे ही पॉइंट्स घुसा देने हैं और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस में सारी अच्छी अच्छी बातें आएंगी, समझ रहे हो, सारी अच्छी अच्छी बातें आएंगी। तो जब हम बात करते हैं देखो एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर से ही हमको फूड मिल रहा है। फूड हमारी बहुत ही बेसिक नीड है, बहुत ज़्यादा सबसे पहली ज़रूरत है हमारा खाना। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान होता है ना, तो सबसे पहले भी उसमें रोटी आती है, यानी कि खाना। तो वो हमें कहाँ से मिलता है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से। तो वो हमारी इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। और अराउंड आप कह लो 70% ऑफ जो 70 तो नहीं आएगी, 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। ठीक है, और ये हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अराउंड 2/3 पीपल जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए। यानी कि 2/3 मैंने बोला, मतलब ऑलमोस्ट 60%, 66% बोल लो आप, 2/3 बोल लो, तो इतने परसेंट लोग, 2/3 लोग किस पर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे, यानी कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फार्मिंग, खेती करना, सब्जी दाल ये सब चीज़ उगाना, नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डेयरी आ जाता है, हॉर्टिकल्चर आ जाता है, पिसीकल्चर आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फिशिंग, फार्मिंग, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं एग्रीकल्चर में। अभी तक आप लोगों को ये लगता होगा कि एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ खेती करना, नो, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर के अराउंड 60% लोग
या फिर 2/3 लोग हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एग्रीकल्चर, यानी कि सोचो 60% लोगों को रोज़गार इसी से मिल रहा है, वो यहीं से अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। अब क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं, पॉइंट समझ लेंगे ईजी रहेगा, ठीक है। सबसे देखो बेसिक है कि ये कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में, ऑब्वियसली जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, कुछ अभी समझ लो कि वेज गुड्स होते हैं तो उनकी सप्लाई में हेल्प करता है, सप्लाई करता है उनकी। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो पॉइंट समझ में आ रहा है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये इतने सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ सामान बाहर भी बेचते हैं, इंटरनेशनली हम ट्रेड कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड यानी कि हमारी कंट्री में ट्रेड हो ही रहा है। सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड वेल्थ ऑफ द नेशन। तो ये सारे ही पॉइंट्स एक एक करके समझते हैं, 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब एक एक करके पॉइंट समझो, बहुत बेसिक हैं। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। अबाउट 1/4 ऑफ इंडियाज़ जीडीपी, यानी कि इंडिया की जितनी भी जीडीपी है, यानी कि मान लो 100 है जीडीपी, तो क्या है उसका 25 उसमें से जो है 25 हिस्सा वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि अबाउट 1/4 ऑफ इंडियाज़ जीडीपी डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आपका कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑफ विच एग्रीकल्चर इज़ द कोर कंपोनेंट। और अगर हम बात करें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है। जब हम 1950 या 51 की बात करें, जब हमें आज़ादी मिली ही थी, तो 1950-51 में उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ कितना था, दिस वाज एज, हाँ ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 50% था। 50% क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर जनता इसी पर आप कह लो निर्भर होती थी, इसी पर डिपेंड होती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। पर अभी क्या है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा ना, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी, आई गेस पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, कि लोग फिर आगे जा कर के, मतलब जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, लोग सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। पर पहले उनको भरोसा नहीं था, वो सिर्फ एग्रीकल्चर में घुसे रहते थे। तो अब क्योंकि वो और बाकी सेक्टर्स में मूव कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो थोड़ा कम होता जा रहा है। थोड़ा करके वो कितना कम हो गया है, 16-17 की बात करें तो वो 17.4% रह गया है सिर्फ, ठीक है। 50% से 17.4% रह गया। अभी जो रिड्यूस्ड परसेंटेज है, यानी कि जो कम हो गया, कितना कम हो गया आपका, 50% से कितना चला गया, 17.4%। अभी जो परसेंटेज ऐसे रिड्यूस हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को कम कर दिया है, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं करते, या फिर हम सब्ज़ी और दाल ये सब चीज़ें नहीं उगाते, क्रॉप्स नहीं उगाते, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिंपली यही है कि अब बाकी जो 2 सेक्टर्स हैं ना, उनकी ज़्यादा ग्रोथ होने लगी है, तो इसीलिए इसकी रिलेटिवली कम ग्रोथ हो गई है। पहले सर्विस और टर्शरी का इतना वो नहीं था कि लोग उनमें जा कर के काम करें, लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते थे, तो इसीलिए उस टाइम पे उसकी ग्रोथ ज़्यादा थी। पर अब लोग बाकी सेक्टर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको पता है भाई, आजकल लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में ही ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए इसकी ग्रोथ अब कंपैरेटिवली कम है भाई। तो सिंपली ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, किसमें, कंट्रीब्यूट्स इन जीडीपी। ये याद रखना है, पहला पॉइंट हो गया, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। फिर बात आती है दूसरे पॉइंट की, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। अब देखो ये वेज गुड्स क्या हैं, वेज गुड्स क्या होते हैं, वेज गुड्स सिंपली जो हमारी नेसेसिटीज़ होती हैं, जो हमारी बिल्कुल ज़रूरत वाली क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि आपका वीट, ज़रूरत वाली चीज़ें, गेहूँ, राइस, दाल, मेज़, बाजरा, ऑयल सीड्स, तो ये क्या है, वेज सीड्स हैं, जो बिल्कुल हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से आती हैं, एग्रीकल्चर से आएंगी। अब आप इन्हें डायरेक्टली मशीन में नहीं बना सकते, आपको ये उगाने ही पड़ेंगे, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर का ही काम है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, हमें वेज सीड सप्लाई करता है। ये क्या करता है, इंडिया में अराउंड 121 करोड़ ऑफ पीपल को खाना प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली खाना तो वहीं से आएगा, और साथ ही साथ 38 करोड़ एनिमल्स को फॉडर प्रोवाइड करता है। फॉडर क्या होता है, फॉडर मीन्स आपका जैसे कहते हो ना चारा, उसे कहते हैं फॉडर।
तो आपको क्या याद रखना है, पहली बात तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और वेज गुड्स की सप्लाई करता है। वेज गुड्स क्या होता है, बेसिक नेसेसिटीज़, ये हो गया। थर्ड पॉइंट आपका आता है कि सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब मैं इतनी देर से गाना गा रही हूँ कि लोग इसमें काम करते हैं उसमें काम करते हैं, तो ऑब्वियसली ना जब काम करते हैं तो उन्हें पैसा मिलता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है। तो ये क्या है, बहुत ही आपके लोग मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चर इज़ अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओवर 60%, मैंने बोला था ना 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो किस में इंगेज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है। ठीक है, 60% से ज़्यादा। अगर 100 लोग रहते हैं पूरे देश में तो उसमें से 60 से ज़्यादा तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, प्रिंसिपल सोर्स है ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द पीपल इन इंडिया। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सब्सिस्टेंस मतलब लाइवलीहुड, आपका रोज़ी रोटी, आपकी कमाई, आपका जीने का जो भी मतलब आप कह लो आपका लाइवलीहुड है सिंपली, तो वो होता है सब्सिस्टेंस। तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ये जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है, ये हमें वेज गुड्स प्रोवाइड करता है या फिर इनकी सप्लाई करता है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर के बात अलग हो गई, ये हमारा है एग्रीकल्चर सेक्टर, ये है हमारा आपका कौन सा आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और फिर हमारा आता है सर्विस सेक्टर। अभी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है और सर्विस सेक्टर जो है, ये जो दोनों लोग काम करते हैं, इनमें क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। या फिर आप कुछ भी चीज़ बनाओ, मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आप कुछ बना रहे हो, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये क्या करता है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। जैसे कि आपको ये कॉटन प्रोवाइड करेगा, अगर आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री किस में आ जाएगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाएगी। तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है तो आपको कॉटन लेना पड़ेगा एग्रीकल्चर से। अगर आपकी ऑयल की इंडस्ट्री है तो आपको सीड्स लेने पड़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से। अगर आपकी चीनी बनाने की मिल है, इंडस्ट्री है, तो आपको शुगर केन और शुगर वगैरह लेना पड़ेगा कहाँ से, एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो इन शॉर्ट आपको सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से लेना पड़ेगा। तो यानी कि जो मेजर सोर्स है रॉ मटेरियल की सप्लाई का, वो कौन है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि इसके रॉ मटेरियल से, एग्रीकल्चर सेक्टर के रॉ मटेरियल से इसका काम चल रहा है, किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। यानी कि इसकी जो ग्रोथ है ना इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वो किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो अगर एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी ऑब्वियसली, यानी कि ये इसकी भी हेल्प करता है ग्रो करने में। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ना हो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इतना ग्रो ना करे। तो हमने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए, चारों मैं हर बार रिवाइज कराऊंगी। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, तीसरा आपका था सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और चौथा आपका हो गया रॉ मटेरियल। ठीक है, पूरा पूरा याद मत करो, जीडीपी, वेज गुड्स, आपका एम्प्लॉयमेंट और रॉ मटेरियल। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th पॉइंट, यानी कि सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। अभी इससे पहले वाले पॉइंट में तो अपने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। देखो, ये है अपना एग्रीकल्चर सेक्टर और ये है अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कर रहा है, इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, रॉ मटेरियल की सप्लाई का अच्छा सोर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर। पर अभी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये क्या करेगा, जो भी चीज़ें बनाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जो कैपिटल गुड्स स्पेशली होते हैं, जैसे आपके ट्रैक्टर्स, मशीनरी, ये कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो इन्हें खरीदता कौन है, ये किस चीज़ में काम आते हैं, ज़्यादातर एग्रीकल्चर में काम आते हैं कि नहीं, बड़ी बड़ी मशीन्स और या फिर आपका ट्रैक्टर्स, जो भी या फिर कैपिटल गुड्स हैं, वो किस में काम आएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या सप्लाई करता है इसको, इंडस्ट्रियल गुड्स। कौन से गुड्स सप्लाई करता है, इंडस्ट्रियल गुड्स। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो कि क्या करता है, डिमांड क्रिएट करता है इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ना डिमांड करे तो इसके गुड्स नहीं बिकेंगे, और इसके गुड्स नहीं बिकेंगे तो ये वाला सेक्टर भी ऑब्वियसली ग्रो नहीं करेगा। तो ये क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, पर्टिकुलरली द कैपिटल गुड्स।
कैपिटल गुड्स मैंने बताया ना, ट्रैक्टर वगैरह ये सब चीज़ें। देखो हार्वेस्टर मशीन्स, बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं, यानी कि जो भी डायरेक्टली यूज़ की जाती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो 5 पॉइंट्स हो गए, फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहला था आपका जीडीपी, दूसरा था आपका वेज गुड्स, तीसरा था आपका एम्प्लॉयमेंट, ओके। चौथा था जस्ट अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि रॉ मटेरियल, ये क्या है, रॉ मटेरियल, ठीक है। और पांचवा भी अपन ने क्या पढ़ा कि डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, राइट। 5 पॉइंट्स कंप्लीटेड, डन। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है 6th पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब ऐसा नहीं है कि अपन लोगों ने जो भी बनाया कि हमने फिर वहीं अपने घर में अपनी कंट्री में खा पी लिया, कंज्यूम कर लिया, नो। हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में शायद ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि वो ये चीज़ें उगा सकें, खुद से प्रोड्यूस कर सकें। तो हम क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं टी, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं जूट, कैश्यू नट्स, टोबैको, कॉफ़ी, स्पाइसेस। सबसे ज़्यादा स्पाइसेस का, सबसे ज़्यादा तो नहीं पर बहुत जितने भी सारे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा होता है स्पाइसेस भी है, स्पाइसेस का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जितने भी फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनका हम एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनली, यानी कि हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में बेचते हैं। उससे क्या होता है, हमको बाहर का रोकड़ा मिलता है, बाहर का पैसा मिलता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, फॉरेक्स या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और ये चीज़ें किस में काम आती हैं, ये जो बाहर का पैसा हमको कमाया हमने, वो हमारे किस काम आता है कि हम कंट्रीज से और ज़रूरत की चीज़ें ले सकें, जिससे कि जैसे ऐसी कोई चीज़ जो हमारे पास नहीं है, लाइक डिफेंस गुड्स जो होते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, पेट्रोलियम वगैरह। तो इन पैसों से हम अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, और जो भी हमारा सामान हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम बाहर बेचते हैं। तो 6 पॉइंट्स हो गए अभी तक आपके फटाफट से, जीडीपी, वेज गुड्स, एम्प्लॉयमेंट, और आपका रॉ मटेरियल, फिर आपका था डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, और अभी आपका हो गया इंटरनेशनल ट्रेड। अब जस्ट इसके बाद आता है एक डोमेस्टिक ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के बाद डोमेस्टिक ट्रेड। तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक ट्रेड भी तो हम कर रहे हैं ना, इधर से उधर सामान पहुंचा रहे हैं, फार्म प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की ज़रूरत के लिए पहुंचा रहे हो या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स की ज़रूरत के लिए पहुंचा रहे हो। तो कुल मिलाकर के हम क्या करते हैं, इधर से उधर ट्रेड करते हैं अपनी कंट्री में भी। तो एग्रीकल्चर क्या है, इट ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज़ डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। 7 पॉइंट्स डन, ओके। अब 8th पॉइंट आपका क्या कहता है, सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ये बड़ा मस्त है, देखो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट करता है। आप जो भी सामान बना रहे हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, मान लो जो भी चीज़ें बनी हैं, आपका क्या कहते हैं, क्रॉप्स हैं, पल्सेस, वीट, मेज़, तो ऐसा नहीं है 1-1 किलो 2-2 किलो उगती है, नहीं, ये तो भाई टन्स में बनती है ना। और टन्स में बनने के बाद इनको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है। क्यों करना है, जैसे आपने शुगर केन बना लिया, तो शुगर केन बना करके आपको भेजना है कोई भी इंडस्ट्री को, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा इधर से उधर आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, ट्रांसपोर्ट्स हमारे, यानी कि हमारे जो व्हीकल्स हैं, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है ना, उसको एक बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि उनके पास इसी की वजह से काम है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत ह्यूज और बल्क में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब उसको हमें इधर से उधर पूरे देश में कह लो पूरे देश में हर कोने में पहुंचाना है, और साथ ही साथ इंटरनेशनली भी पहुंचाना है, चाहे वो हम कैसे भी पहुंचाएं, लाइक आपके जो वो होते हैं कार्गो शिप्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू पहुंचाएं, तो पहुंचाना तो है ही ना। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इससे बहुत हेल्प होती है, ठीक है। और बोथ रेलवेज़ एंड रोडवेज़, रेलवेज़ के थ्रू, मालगाड़ी के थ्रू सारी चीज़ें जाती हैं। रेलवेज़ और रोडवेज़ क्या होते हैं, बल्क कैरियर्स होते हैं फार्म प्रोडक्ट्स के। तो कुल मिलाकर के ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की भी ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है, काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे। 8 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, जल्दी से रिवाइज करो। सबसे पहला था जीडीपी, फिर वेज गुड्स, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर आपका था उसके बाद आपका कहता है रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। फिर हमारा पढ़ा था हमने डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स क्रिएट करता है। फिर 5 हो गए। 6th हमने पढ़ा इंटरनेशनल ट्रेड, 7th हमने पढ़ा डोमेस्टिक ट्रेड, 8th हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को हेल्प करता है। डन। अब लास्ट आपका रह गया है 9th पॉइंट। 9th पॉइंट क्या कहता है, वेल्थ ऑफ द नेशन। अब इतना सिंपल पॉइंट है, इसे मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, जब इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि भाई इसको हेल्प कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, यहाँ पहुँचाने में, वहाँ पहुँचाने में, हर अलग अलग सेक्टर की भी हेल्प कर रहा है, उनको भी सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली नेशन, हमारी कंट्री की जो वेल्थ है उसमें भी तो ये हेल्प करेगा ना। तो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर
मतलब हमारे नेशन की वेल्थ बढ़ाने का भी काम करता है। अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द कंट्रीज वेल्थ बिलोंग्स टू एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी कि हमारी कंट्री की जितनी भी वेल्थ है वो किस में ज़्यादातर बिलोंग करती है, किसको बिलोंग करती है, कौन से सेक्टर को, एग्रीकल्चरल सेक्टर को। क्यों? वेल्थ में ज़्यादातर आपका क्या आ जाता है, लैंड। अगर हम फिक्स्ड असेट्स की बात करें तो लैंड आ जाती है, और लैंड ज़्यादातर किस चीज़ में यूज़ होगी, कौन से सेक्टर में यूज़ होगी, खुद सोचो। ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल सेक्टर में, क्योंकि इतनी जनता वहाँ काम कर रही है, 60% से ज़्यादा जस्ट अभी हमने पढ़ा, और साथ ही साथ इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत ज़रूरी है, मतलब कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए जो इंडिया की वेल्थ है उसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पर लाई करता है, किसको बिलोंग करता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को। 9 पॉइंट्स हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। फटाफट से देखो यहाँ पर लिखते हैं जल्दी जल्दी, आपको भी जल्दी जल्दी साथ में बोलते जाना है। अब अगर आप वीडियो जब भी देख रहे हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि मैंने अभी तक 5-6 बार मैं खुद बोल चुकी हूँ, आप सुन ही रहे हो। आप खुद से बोलोगे, लिखोगे ना, डेफिनेटली पॉइंट्स याद रहेंगे। सबसे पहले कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, राइट। तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि ये वेज गुड्स की सप्लाई करता है। वेज गुड्स मतलब आपकी जो नेसेसिटीज़ होती हैं, राइट। फोर्थ आपका कौन सा था कि ये रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, जितना भी रॉ मटेरियल है ज़्यादातर एग्रीकल्चर गुड्स से आता है। फिफ्थ आपका क्या है, इट क्रिएट्स डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ इंडस्ट्रियल गुड्स, इट्स नॉट इंस्टाग्राम, इट्स इंडस्ट्रियल गुड्स। सिक्स्थ आपका क्या है कि आपका ये इंटरनेशनल ट्रेड में काम करता है, इंटरनेशनल ट्रेड आपका इंक्रीज़ होता है। साथ ही साथ आपके डोमेस्टिक ट्रेड में भी हेल्प करता है, डोमेस्टिक ट्रेड। 7 पॉइंट्स हो गए। 8 पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट्स की भी बड़ी हेल्प करता है, मतलब कुल मिला के ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ग्रो करे उसमें हेल्प करता है। और 9th हमने पढ़ लिया कि जो इंडिया की वेल्थ है, वेल्थ ऑफ द नेशन, उसमें हेल्प करता है। अब मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ आपको ये सारे ही पॉइंट्स याद हो गए होंगे। अभी अभी में मैंने 6, 7, 8 बार बोल दिया, हर पॉइंट पर मैंने सारे पॉइंट्स बोले हैं। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये बताते हैं कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ फॉर अस, फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये सारी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी इम्पोर्टेंस की वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बन जाता है। पर देखने वाली बात यह है कि इतना इम्पॉर्टेंट होने के बाद भी आप अभी देखो एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ग्रो नहीं कर रहा है। हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था ना, कितनी आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा था, पहले वो 50% कर रहा था, अभी वो 17.4% कर रहा है। पर अब ऐसा तो नहीं है ना यार, एग्रीकल्चर सेक्टर जब इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको ग्रो तो करना चाहिए। पर बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अभी भी बैकवर्ड है, अभी भी स्टैग्नेंट है, राइट। और ये बेसिक नेसेसिटी होने के बाद इतना ज़्यादा बैकवर्ड और इतना ज़्यादा स्टैग्नेंट है। तो वो सारी क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पर इसके बाद अब हम मूव करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। फ़ीचर्स क्या हैं, देखो फीचर्स में इंपॉर्टेंस में तो आपको ऑब्वियसली अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं कि इसलिए इम्पॉर्टेंट है। पर फीचर्स में आपके पॉजिटिव पॉइंट्स भी आ जाएंगे और आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी आ जाएंगे कि भाई इसमें अच्छी अच्छी बातें ये हैं और इसमें बुरी बुरी बातें भी हैं। तो फीचर्स में कभी सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं लिखनी होती, दोनों बातें लिखनी है। तो वो दोनों बातें क्या हैं, वो दोनों बातें फटाफट से हम समझ लेते हैं। इसमें आता है आपके ये सारे पॉइंट्स, देखो क्या क्या है। लो प्रोडक्टिविटी है, ओके, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, सबसिस्टेंस फार्मिंग, लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, स्मॉल होल्डिंग्स, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। एक एक करके तसल्ली से सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं और ये भी मैं फटाफट से याद करा दूंगी इंपॉर्टेंस की तरह, डोंट वरी। सबसे पहले हम बात करते हैं लो प्रोडक्टिविटी की। ये पॉइंट हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि प्रोडक्टिविटी लो रहती है। अगर हम बाकी जो आपकी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में देखें, जैसे चाइना, यूएस, यूके, जर्मनी, वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर बहुत कम है इंडिया में। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि पर हेक्टेयर हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कितना ज़्यादा बना रहे हैं, कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो है, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक ये टेबल नज़र आ रही है, इसमें देखो जब हम बात करें वीट के प्रोडक्शन की, ये है वीट, ठीक है। वीट का प्रोडक्शन दे रहा है इन चारों कंट्रीज़ में। यूके में तो है 80.4%, फ्रांस में है 74.5%, चाइना में 38.9%, इंडिया में सिर्फ
27.7। ये टेबल याद नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए समझाने के लिए लेकर आई हूँ। फिर हम बात करें जैसे राइस की, देखो राइस भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यूएस में तो देखो भाई साहब 73.7% है, जापान में 65.5, चाइना में 62.7, पर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 29.1। इसी तरह इंडिया में देखो अगर आप सीड कॉटन की बात करो तो इंडिया में सिर्फ 7.5 है, सिर्फ 7.5। इवन पाकिस्तान भी हमसे आगे है 18.7। ग्राउंडनट की हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया का क्या है, सिर्फ 7.6। तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है। और ये जो लो प्रोडक्टिविटी है हमारे पास, ये जो लो प्रोडक्टिविटी है, इस लो प्रोडक्टिविटी का सिंपली मतलब क्या होता है, ये हमको बताता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कितना ज़्यादा अभी भी बैकवर्ड है, ये हमारा स्टैगनेंट है, और साथ ही साथ ये इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, डेवलप नहीं कर रहा। स्टैगनेंट मतलब जब कोई चीज़ रुक गई है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, तो बैकवर्ड और स्टैगनेंसी शो करते हैं ये लो प्रोडक्टिविटी। तो पहला पॉइंट समझ आ गया कि इंडिया का जो इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है। दूसरा आता है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। ऑब्वियसली ये तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है, सबको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, हाईली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर उस पर, रेनफॉल पे। अगर बारिश बढ़िया हुई तो आपकी फ़सल अच्छी होगी, बारिश अगर ख़राब हो गई तो आपकी फसल ख़राब हो जाएगी। और अक्सर ऐसा होता है कि अभी जैसे करंटली क्या हो रहा है, गर्मी आ गई है इतनी भाई साहब, मई आ गया है, मई भी ख़त्म होने को आया, इनफैक्ट बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, मौसम आए दिन ऐसा बेकार सा हो जाता है। तो जो किसान है उनकी फसल अफेक्ट होती है उससे, ठीक है, यानी कि उनकी फसल ख़राब हो जाएगी। ऑब्वियसली जब ख़राब होगी तो आपको इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये जो वॉलेटाइल आउटपुट है, मतलब वॉलेटाइल मतलब जो गड़बड़ आ रहा है, फिक्स्ड आउटपुट तो नहीं मिलता कभी, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं रहेगा, क्योंकि आपको डिपेंड होना है उस पर, रेनफॉल पे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये जो वॉलेटाइल आउटपुट है, इससे इनकम भी फार्मर्स की वॉलेटाइल रहती है, यानी कि वो फिक्स्ड नहीं रहती है। तो कुल मिलाकर के ये जो रेनफॉल पर डिपेंडेंस है, इससे ना ही सिर्फ हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ या फिर हमारी क्रॉप्स सफ़र करती हैं, बल्कि फार्मर्स भी सफ़र करते हैं। जब उनकी फसल ही नहीं रहेगी तो वो क्या कमाएंगे, फसल ख़राब हो गई भाई, रेनफॉल ज़्यादा हो गई है, कम हो गई, उस वजह से। तो कुल मिलाकर के जो रेनफॉल है उसकी वजह, रेनफॉल पे जो डिपेंडेंस है उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अफेक्ट होता है। पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, लो प्रोडक्टिविटी, दूसरा क्या था, रेनफॉल पर डिपेंडेंस। ओके, थर्ड पॉइंट आपका आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप जितना बना रहे हो वो अपने घर के लिए ही बना रहे हो, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग करो मतलब आप उतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे हो जितना आप अपने घर में शेयर कर सको, अपने घर में खा सको, बाहर के लिए नहीं। तो इंडिया का जो फार्मिंग है, मतलब आप कह लो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका नेचर कैसा है, कमर्शियल नहीं है, नॉट कमर्शियल, बट इट इज़ सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब कि वो ज़्यादातर लोग इतना ही कमा पाते हैं कि वो अपने घर का खर्चा चला सके, घर की रोजी रोटी मतलब वो लोग खा सकें। कमर्शियली वो नहीं प्रोड्यूस कर पाते, मतलब इतना ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर पाते कि वो बहुत ज़्यादा बाहर बेच सके। इससे क्या होता है यार, ऑब्वियसली उनकी इनकम कम होगी, उन्होंने जितना बनाया उतना घर में ठूस लिया, अब वो बाहर क्या ही बेचेंगे, तो उनकी इनकम ज़्यादा नहीं होगी। इनकम ज़्यादा नहीं होगी तो ऑब्वियसली उनके पास कुछ पैसा नहीं बचेगा कि वो और आगे इन्वेस्ट कर सके और आगे कुछ प्रोड्यूस कर सकें। इससे क्या होता है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इसीलिए स्टैगनेंट हो गया है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है सिंपली। और क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है इसीलिए हमारे फार्मर्स अल्टीमेटली सफ़र कौन कर रहा है, फार्मर्स सफ़र कर रहे हैं। आप आज भी सुनते हो कि फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया, क्यों, क्योंकि भाई वो रेनफॉल पे उनका काम धंधा डिपेंडेंट है, उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतने फंड्स नहीं हैं, वो सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग कर पा रहे हैं कि अपने घर का खाना पीना चला सकें, तो कहाँ से पैसे लाएं, तो इसीलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। तो कुल मिला के इससे होता क्या है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते आगे और इससे स्टैग्नेशन को फेस करना पड़ता है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्टैग्नेट हो गया। 3 पॉइंट्स पढ़ लिए, लो प्रोडक्टिविटी, आपका सेकेंड पॉइंट कौन सा था, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, और तीसरा है आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग। फोर्थ पॉइंट अब आपका आता है लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, देखो मान लो ये लैंड है अपन के पास, तो ये जो लैंड है ना ये इस बंदे की है, ठीक है, ये इस बंदे की है, ये कौन है, अपना लैंडलॉर्ड है। अब इस बंदे ने क्या किया, ये लैंड इस वाले बंदे को दे दी, ये कौन है, अपना फार्मर, फार्मर बोले तो टेनेंट, टेनेंट मतलब किराएदार, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो ओनर है और ये फार्मर क्या है, किराएदार है। ये फार्मर क्या करता है, इसकी लैंड पर
इसकी लैंड पर पॉइंटर कहाँ गया, जस्ट ये रहा, हाँ। तो फार्मर क्या करता है, इसकी लैंड पे कुछ भी चीज़ें प्रोड्यूस करता है। अब वो जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, एक तो सब्सिस्टेंस फार्मर कर रहा है, उसके बाद भी उसकी थोड़ी बहुत मान लो कमाई हो भी रही है, तो जितना भी वो रेवेन्यू अर्न कर रहा है, ज़्यादातर उसका हिस्सा कौन ले लेता है, ये जो मक्कार लैंड लॉर्ड है ना, वो ये ले लेता है। तो उसके पास बचा क्या, फार्मर के पास कुछ नहीं या फिर बहुत ही कम। तो उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसीलिए वो आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और क्योंकि वो आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो इसीलिए जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आज भी इतना बैकवर्ड और स्टेगनेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर टेनेंट्स कल्टीवेट करते हैं, मतलब जो फार्मर्स हैं, ओनर्स नहीं करते, क्योंकि भाई वो इतने अमीर ही नहीं है। वो ये जो फार्मर्स हैं ये ओनर्स क्यों नहीं हैं, आप बताओ। क्योंकि भाई अब मैंने बोला ना, उनकी इतनी कमाई नहीं हो रही, तो वो ज़मीन कहाँ से खरीदे, तो वो किराए की ज़मीन पर ही करते हैं। अब ये जो मक्कार लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर पैसा खुद ही ले लेते हैं कि तूने हमारी ज़मीन पे कम कल्टीवेशन किया, ला थोड़ी सी कमाई हमको दे अपनी। तो थोड़ा सा पैसा बचता है या फिर कुछ भी नहीं बचता, और इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते आगे, तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, 4 पॉइंट्स पढ़ लिए ना, लो प्रोडक्टिविटी और आपका डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। तीसरा आपका जस्ट अभी हमने पहले पढ़ा था कौन सा, कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और चौथा हो गया लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज़ छुपा हुआ, कैसे हिंदी लिख लिया, छुपा हुआ। डिस्गाइज्ड मतलब जो कि चीज़ छुपी हुई है। तो ये एक बहुत डिस्टिंक्ट फीचर है जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में। कैसे पाया जाता है, देखो, मान लो लेट अस सपोज़ ये एक आपके पास लैंड है, ठीक है। अब इस लैंड पर सिर्फ 6 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ 6 लोगों की ज़रूरत है। 6 लोग अगर यहाँ पे काम करें तो बहुत बढ़िया काम चलेगा। और यूजुअली अगर आप देखो क्या होता है, ये 6 लोग मान लो एक ही फैमिली के लोग हैं। अब इस घर में और लोग आ गए, इसके चाचा ताऊ, उनके बच्चे, या फिर और जो भी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं जनरेशन, तो वो लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे आजा तू भी इधर ही आजा। तो ऐसे करके 4 लोग और आ गए। अब ये जो 6 और 4, ये जो टोटल 10 लोग हैं ना, ये सब सिर्फ इसी पर काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, काम तो चल रहा था सिर्फ 6 लोगों से, पर ये जो 4 लोग हैं ना, ये एक्स्ट्रा हैं। ये 4 लोग अगर बाहर काम करते तो ये और पैसे कमा के ला सकते थे, पर ये अपने घर की ही फार्मिंग में घुसे पड़े हैं, ठीक है, अपने घर की फार्मिंग में घुसे पड़े हैं। अब ये 4 लोग हो या ना हो, उससे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वैसे देखा जाए तो ये एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं 4 लोग, पर एक्चुअल में ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। इन रियलिटी ये लोग एम्प्लॉयड नहीं है, ये अनएम्प्लॉयड हैं। और क्योंकि इन रियलिटी, मैंने क्या बोला, इन रियलिटी अनएम्प्लॉयड है, पर दिखने में एम्प्लॉयड है, यानी कि ये छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि सबको नहीं दिख रहा, इन लोगों को नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फीचर होता है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स व्हेन नंबर ऑफ पर्सन्स एंगेज ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज़ मच हायर देन व्हाट इज़ एक्चुअली नीडेड। ज़रूरत थी सिर्फ 6 लोगों की, पर लगा लिए उन्होंने 4 और, यानी कि 10 लोग और। तो देखा जाए तो वैसे तो ये लोग एम्प्लॉयड हैं, बट इन रियलिटी मैनी आर अनएम्प्लॉयड। और इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी बैकवर्डनेस से गुजर रहा है, पावर्टी से गुजर रहा है, क्योंकि इनको ये शायद इतने पढ़े लिखे ना हो, या कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है जिससे कि लोग बाहर नहीं गए, तो ये अपने घर के ही फार्मिंग में घुस गए। तो कुल मिला के इनसे इसकी बैकवर्डनेस और पावर्टी शो होती है। ओके, ये पॉइंट समझ आ गया होगा, आई होप। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट 5 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। लो प्रोडक्टिविटी होता है, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल होता है, आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है, चौथा हमने पढ़ा लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, 5वां अभी हमने पढ़ा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 6th आपका आता है स्मॉल होल्डिंग्स। स्मॉल होल्डिंग्स मतलब ये जो हमारे फार्मर्स होते हैं ना, इनके पास तो कुछ छोटी छोटी लैंड होती हैं, फ्रेगमेंटेड लैंड होती हैं अलग अलग जगह। क्योंकि मैंने बताया ये लोग इतने अमीर नहीं हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, इनके पास इनकम नहीं है, ये लोग इन्वेस्ट नहीं करते, तो ऑब्वियसली कहाँ से ज़मीनें खरीदेंगे, और ख़रीद भी लेते हैं तो पूरी एक ज़मीन नहीं खरीद पाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी ज़मीनें खरीद लेते हैं इधर उधर। अब इससे ना प्रॉब्लम आती है बड़ी सारी, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते अपनी मशीन्स को, इनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि भाई इतनी हाई फाई मशीन्स हैं, भारी भरकम मशीन्स हैं, इधर से उधर कहाँ लेके जाएंगे। साथ ही साथ आप एक जगह अगर एक ही बार में उस मशीन से काम कर लो पूरे एक लैंड पे तो ठीक है, कम पैसा लगेगा, पर बार बार इधर उधर लेकर के जाओ और मान लो टूट टाट गई, पैसा और एक्स्ट्रा लगेगा, तो इससे क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है, तो वो ये लोग नहीं कर पाते। दूसरी चीज़,
कि ये जो मार्जिनल फार्मिंग नहीं है, ये फार्मर है, ठीक है। ये जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स मतलब छोटी लैंड वाले फार्मर्स जिनके पास छोटा लैंड है, तो ये जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं ना, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, फार्मिंग को, यानी कि जो उनका ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, उसको वो एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस देखना शुरू कर देते हैं। सब्सिस्टेंस मैंने जस्ट अभी बताया कि सिर्फ अपने घर के लिए, वो ये नहीं सोचते कि हम आगे जाके बेचें, हम प्रॉफिट कमाएं, हम इनकम अर्न करें, नहीं, वो यही सोचते हैं कि ठीक है यार, हमारे पास छोटी छोटी लैंड है, हम मशीन्स इतनी यूज़ नहीं कर सकते, तो हम सब्सिस्टेंस जितना ही कमा लेंगे, मतलब जितना हमको ज़रूरत है उतना ही बना लेंगे, बाकी अपना कमाई का साधन कुछ और देखेंगे या जो भी करना हो वो करेंगे, पर हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग करेंगे। तो ये होते हैं 2 रीज़न्स जो कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ प्रोसेस को हिंडर करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसके बीच में रुकावट बनते हैं। कौन से हैं? स्मॉल होल्डिंग्स के 2 आपके रीज़न्स हैं। स्मॉल होल्डिंग्स की वजह से मतलब आपका जो यूज़ ऑफ मशीन्स है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, और साथ ही साथ वो लोग फार्मिंग को कैसे देखते हैं, एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस रादर देन टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 2 रीज़न्स हो गए। कितने पॉइंट्स पढ़ लिए अपन ने? 6 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहला क्या था? लो प्रोडक्टिविटी, दूसरा क्या था? रेनफॉल पर डिपेंडेंस, तीसरा क्या था? लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, चौथा क्या था आपका? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, पांचवा जस्ट अभी हमने पढ़ा कि इस पांचवा क्या था आपका? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और 6th आपका है ये कौन सा? स्मॉल होल्डिंग्स। ओके, अब आपका पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 7। 7th पॉइंट की अगर हम बात करें, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली देखो, जब कुछ नहीं है, इनकम नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो टेक्नोलॉजी भी बैकवर्ड होगी। तो यहाँ पे क्या है, जो फार्म्स हैं यानी कि जो ज़मीनें हैं, ठीक है, वो क्या है? स्मॉल इन साइज़ हैं, एंड बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इज़ पुअर। ज़मीनें स्मॉल साइज़ में हैं, ठीक है, काफ़ी सारी हैं पर स्मॉल साइज़ में है, और साथ ही साथ जितनी भी पॉपुलेशन है जो फार्मिंग सेक्टर में यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, वो पुअर है। तो उनको एक तो टेक्नोलॉजी यूज़ ही नहीं करना आता, साथ ही साथ क्योंकि वो पुअर हैं, उनके पास इनकम नहीं है, इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो मजबूर हैं बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए। वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, पर वो मजबूर हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है। तो इसीलिए जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो लो होती है। जो सारे ही पॉइंट्स हैं ना आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए प्रोडक्टिविटी लो होती है, इसीलिए वो सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, क्योंकि वो रेनफॉल पर डिपेंड होते हैं। तो सारे ही पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी हो गया। लास्ट पॉइंट आपका आता है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। मॉडर्न इनपुट्स मतलब जैसे कि आपके नए नए केमिकल फर्टिलाइज़र्स आ गए हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, तो ये क्या है, ये अच्छे से वो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद वो इलिटरेट है, इतना एजुकेटेड नहीं है, या फिर उनको इतनी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, और साथ ही साथ ये चीज़ें उनके पास इतनी अवेलेबल ही नहीं हैं। तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, उनके सेक्टर को बैकवर्डनेस, पावर्टी, स्टैग्नेशन, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो 8 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। देखो फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, आपका जो लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि रेनफॉल पर डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। तीसरा हमारा था लैंडलॉर्ड, शॉर्ट में लिख रही हूँ, लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। फिर हमारा था सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। 5th आपका क्या था कि क्या था वो? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 5 पॉइंट्स हो गए। फिर उसके बाद अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, राइट, और साथ ही साथ वो मॉडर्न इनपुट्स, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, और एक और पॉइंट कोई सा रह गया, स्मॉल होल्डिंग्स, राइट। तो ये सारे ही पॉइंट्स क्या हैं, ये बताते हैं कि ये फीचर्स हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के, और ये इन्हीं की वजह से ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। और आपकी अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंस की, तो इम्पॉर्टेंस में मैंने ये सारे पॉइंट्स पढ़ाए थे कि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, वेज गुड सप्लाई करता है, आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जनरेट करता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट है, आपका वेल्थ ऑफ नेशन बढ़ाता है, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी ही चीज़ें। तो इसके साथ हमारे देखो 2 पॉइंट्स ख़त्म हो गए हैं, 2 टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले वाले ये आपका जस्ट अ सेकेंड, ये एक तो आया आपका इम्पॉर्टेंस, और ये आपका फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की, इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस किस प्रॉब्लम से भाई साहब वो जूझ रहा है।
तो ये सारी ही चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी के साथ आपका ये वीडियो एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर पर्सनली इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप ये वीडियो अपने सारे ही फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और उन सब की भी हेल्प हो सके। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।